हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी पार्ट 1 का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और उसका सॉल्यूशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही डिफाइन करेंगे इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा एक परिभाषा लिखा हुआ है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर सरल रेखा में आवर्त गति करती है तो वस्तु की इस गति को हम क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी परिभाषा है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम लोग प्रतिबंध अगर लगाना चाहें या बोल सकते हैं कि सरल आवर्त गति में कौन कौन से प्रतिबंध लागू होते हैं, तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो 3 पॉइंट जो कि आवश्यक प्रतिबंध है। तो पहला प्रतिबंध क्या लगना चाहिए कि गति एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर सरल रेखा में होनी चाहिए। अर्थात अगर हम लोग नॉर्मल एक पेंडुलम की भी बात करें तो उसकी गति क्या होगी, माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ क्या आ जाएगा, यदि वस्तु गतिमान वस्तु एक निश्चित समय के बाद पुनः अपनी माध्य स्थिति से गुजरनी चाहिए, अर्थात गति पेरियोडिक होनी चाहिए। तो सेकंड जो यहाँ पे प्रतिबंध लागू होता है वो बोल रहा है कि वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को ना बार बार दोहराती है। ठीक है, या माध्य स्थिति से गुजरनी चाहिए बोल सकते हैं, या पीरियोडिक होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट अगर देखें तो गतिमान वस्तु का जो त्वरण होगा सदैव माध्य स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। ठीक है, और त्वरण की जो दिशा होगी सदैव माध्य स्थिति की ओर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आवश्यक प्रतिबंध सिंपल हार्मोनिक मोशन में लागू होंगे वो निम्न ये 3 प्रतिबंध यहाँ पर लागू होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो तीसरा प्रतिबंध था, गतिमान वस्तु का त्वरण सदैव माध्य स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए एवं त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होनी चाहिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं त्वरण प्रोपोर्शनल टू क्या, विस्थापन। ठीक है, अब देखिए, अब यदि किसी क्षण वस्तु का माध्य स्थिति से विस्थापन अगर हम लोग मान ले, सपोज क्या है x है, तो ये नॉर्मल सा जो डायग्राम मैंने बनाया है एक सिंपल पेंडुलम है। ये क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। बीच वाला जो लाइन दिख रहा है वो क्या है, इस पेंडुलम की माध्य स्थिति है। ठीक है, दोनों ओर क्या है, विस्थापन को मैंने शो किया है जो कि क्या है x और x है। और तो यहाँ पे क्या है, हम लोग इस नॉर्मल फिगर की सहायता से हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन किस प्रकार से होता है उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, f प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, -x। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, किसी क्षण पर वस्तु का माध्य स्थिति से विस्थापन अगर x है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो -x के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, F = ma। और इसी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में F के जगह में हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वस्तु पर जो लगने वाला बल है माध्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे कि यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे या प्रत्यानयन बल बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक प्रतिबंध थे और ये नॉर्मल सा थ्योरी था। अब हम लोग बात करते हैं सरल आवर्त दोलित्र का अवकल समीकरण एवं इसका हल। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इट्स सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वह निकाय
जिसकी गति सरल आवर्त होती है, सरल आवर्त दौलित्र कहलाता है। ठीक है, तो सरल आवर्त गति में जो हम लोग इक्वेशन निकाले थे, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यानयन बल इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल अगर हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगेगा जो कि हो जाएगा माइनस के, और के एक्स यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और के को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट है या बल नियतांक। अब देखिए, अब अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अगर निकाले या सरल आवर्त दौलित्र का अवकल समीकरण निकाले, तो यहां से हम लोग को सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना क्या है, एम द्रव्यमान का कोई भी पार्टिकल है या कण है सरल आवर्त दोलन कर रहा है। ठीक है, एवं कण का अगर विस्थापन x है एवं एक्सीलरेशन या त्वरण की वैल्यू d2x/dt² है, तो उस पार्टिकल पर लगने वाला बल अगर हम लोग निकाले तो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा कहां, कितना, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो अगर हम लोग वैल्यू को पुट करें, जैसा कि रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ से, F इक्वल टू ma यहां से। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू को डायरेक्ट पुट करते हैं, m इंटू ए क्या है, एस्किलरेशन, तो एस्किलरेशन की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, d2x/dt² प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस x, और x है यहाँ पर क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहां पर माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो कण का विस्थापन है वो क्या है, विपरीत डायरेक्शन में है। ठीक है, या फोर्स की वैल्यू की जो है विस्थापन के जस्ट अपोजिट है। ठीक, तो यहां पर अगर आगे सॉल्व करते हैं तो md2x/dt² इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स, और के यहाँ पर है फोर्स कांस्टेंट। नेक्स्ट अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो d2x/dt² इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के अपॉन एक्स, और यहां पर जो वैल्यू है k अपॉन एम, इसको हम लोग मानते हैं ω², इसको हम लोग मानेंगे। तो यहां पर अगर वैल्यू को पुट करें तो d2x/dt² इक्वल टू हो जाएगा माइनस ω² x। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग ट्रांसफर करें तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा शिफ्ट होके, तो d2x/dt² प्लस ω² इक्वल टू 0 आ गया, और यही क्या है, सरल आवर्त दौलित्र का अवकल समीकरण है। अब हमको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर सरल आवर्त दौलित्र का एक नॉर्मल सा अगर हम लोग डायग्राम देखें तो इसको, इस डायग्राम की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। सपोज ए और दो क्या है, ए और बी सॉरी, दो पॉइंट है, और ओ क्या है, माध्य स्थिति है ए और बी की। ठीक है, तो माध्य स्थिति से पॉइंट पी तक किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर विस्थापन एक्स हो रहा है, ठीक है, तो उसी प्रकार ओ से पॉइंट बी तक का जो वैल्यू है वो ए है, और ए क्या चीज है, एम्पलीट्यूड, अर्थात मैक्सिमम विस्थापन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और एक्स यहां पर शो किया गया है डिस्प्लेसमेंट के से। ठीक है, इसी प्रकार रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगा, विस्थापन के जस्ट अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ये वाले डायरेक्शन में शो किया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अवकल समीकरण जो ये वाला इक्वेशन आया है d2x/dt² प्लस ω² x इक्वल टू 0, इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन आया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, dx/dt का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, dx/dt इंटू d2x/dt² प्लस ω² x इंटू dx/dt इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, d/dt ब्रैकेट में dx/dt का स्क्वायर प्लस
ओमेगा का स्क्वायर डी अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। और ए यहां पर क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड देते हैं। यहां हम लोग इंटीग्रेट किए हैं, इंटीग्रेट करने पर हमारे पास एक कांस्टेंट मिला है जो कि क्या है, ए है। ठीक है, डायग्राम से अगर फिर से देखना चाहो तो नॉर्मल सा डायग्राम पेंडुलम का ये बनेगा। ये लाइन क्या शो हो रहा है, ये इस पेंडुलम की माध्य स्थिति है। एम्पलीट्यूड के थ्रू देखें तो हमारे पास माइनस प्लस दो एम्पलीट्यूड प्राप्त होंगे, माइनस डायरेक्शन में और प्लस डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर अगर देखें तो अधिकतम विस्थापन या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पर अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस ए। डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो माइनस ए और ये हो गया प्लस ए। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू को अगर देखें तो हमको मालूम है कि अधिकतम विस्थापन पर जो पेंडुलम की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए यहां से अगर पेंडुलम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापित होकर पॉइंट बी और ए से अगर हम लोग शो करें, बी पर पहुंचेगा तो यहां पर ये क्या होगा, कुछ टाइम तक रुक जाएगा, अर्थात यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, यहां पर वेलोसिटी को शो करता है। डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल, ये है क्या, वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी का मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर 0 प्लस ओमेगा का स्क्वायर और x की जगह में हम लोग क्या पुट किए हैं, प्लस माइनस ए या a। ठीक है, तो ओमेगा का स्क्वायर ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। तो यहां से a की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, a इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर a का स्क्वायर। अब a की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ओमेगा का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। वैल्यू को पुट किया, हमारे पास इक्वेशन आएगा डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से स्क्वायर को अगर हम लोग शिफ्ट करें तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पे। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग फिर से अगर हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड को देखें तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू आया है ओमेगा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन हम लोग अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं और dt की वैल्यू dt को हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां से ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा dt। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को। तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर को अगर देखें तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। और फाई यहां पर क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाई। साइन इनवर्स है, अर्थात इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, तो x अपॉन ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। a को अगर फिर से इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आएगा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां पर a है एम्पलीट्यूड और फाई है यहां पर फेस है। और फेस का मान क्या होगा, कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अर्थात यहां पर हम लोग दो कंडीशन यहां अप्लाई करेंगे और कंडीशन पर डिपेंड करेगा फाई की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आया, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये है हमारा विस्थापन समीकरण सरल आवर्त दोलित्र का। तो कंडीशन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो अगर पहला कंडीशन देखते हैं तो पहला कंडीशन क्या है,
यदि t इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 0 होगा। जनरल सी बात है, अगर टाइम की वैल्यू अगर हम लोग देखें, टाइम की वैल्यू अगर हम लोग 0 देख रहे हैं तो जनरल सी बात है कि विस्थापन का मान भी क्या होगा, 0 होगा। अर्थात कण माध्य स्थिति से दोलन करने के लिए जस्ट स्टार्ट होने वाला ही होगा, बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो x साइन फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, या हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 0, मतलब फाई का मान यहां पर 0 है। तो देखिए ये अगर हम फाई इक्वल टू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो ये क्या है, पेंडुलम स्थिर रहेगा। ठीक है, अर्थात विस्थापन का मान क्या होगा, यहां पर 0 होगा। तो यहां पर फाई की वैल्यू 0 हो गया, वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी, फाई का मान यहां पर 0 होगा। तो ये इक्वेशन है t टाइम पर विस्थापन समीकरण को शो करेगा, या किसी क्षण विस्थापन समय को ये इक्वेशन शो कर रहा है। कंडीशन नंबर अगर हम लोग सेकेंड देखें, यदि t इक्वल टू 0 पर विस्थापन का मान अगर a हो, अर्थात बोल सकते हैं कि कण अपनी अधिकतम विस्थापित स्थिति पर हो, तो यहां पर साइन फाई का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या फाई इक्वल टू 90। अब देखिए यहां पर फाई का मान अगर 90 रखें तो ये क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की स्थिति में होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये माइनस डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, माइनस ए है, और ये क्या है, प्लस ए है। तो ये क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, अधिकतम विस्थापन है। तो अधिकतम विस्थापन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्टिकल का आयाम बोलेंगे। तो यहां से वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a साइन, वैल्यू को डायरेक्ट पुट करते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई, फाई की जगह में हम लोग 90 डिग्री रखते हैं, पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। और x इक्वल टू यहां से साइन ओमेगा टी प्लस फाई कितना होता है, कॉस ओमेगा टी। तो x इक्वल टू हमारे पास आएगा a कॉस ओमेगा टी, जो कि है किसी भी क्षण t पर विस्थापन समीकरण को शो करेगा। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने कंडीशन अप्लाई किया, तो यहाँ पर दो कंडीशन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन का। तो हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू a। ठीक है, एक डायग्राम ये वाला है, ये क्या है, एक जनरल डायग्राम है, एक सिंपल पेंडुलम की सहायता से मैंने ये डायग्राम को समझाया है।